Hello friends, myself Vinay Mishra, working as a faculty in mechanical department of Malika Institute of Management and Technology affiliated with AKTU. Today we are going to have a discussion for the subject that is thermodynamics, basically on first law of thermodynamics. और इससे पहले हम लोगों ने कुछ लेक्चर्स देखे, उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ा, साइकिल के बारे में पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स साइकिल के लिए कैसे होती है, प्रोसेस के लिए कैसे होती है, ओपन सिस्टम के लिए कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, क्लोज सिस्टम के लिए कैसे हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई होती है, और अलग अलग एग्जांपल लेकर के देखे हम लोगों ने. हाँ, कंप्रेसर पे अप्लाई किया और रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर पे अप्लाई किया हम लोगों ने, और भी कुछ एग्जांपल लेकर के चले जिस पे हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन है वो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन बेसिकली वो कैसे अप्लाई किया, और कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हम लोगों ने. और आज कुछ आगे हम लोग बात करते हैं उसके लिए, जो कुछ टॉपिक हम लोग के बचे हुए थे उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिमिटेशन के बारे में. अगर लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं पहले कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ये कहा गया कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यानी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पूरा बेस्ड है, जिसमें एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना ही इसको क्रिएट किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है. और प्रोसेस के बारे में हम लोगों ने देखा कि अगर प्रोसेस के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट हम देते हैं सिस्टम को, वो हीट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. एक तो इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में वो बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ा देता है या चेंज कर देता है, और दूसरा पार्ट जो है वो वर्क डन, यानी जो आपने हीट इनपुट दिया वो किसी प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी उसने चेंज किया और वर्क आउटपुट में चेंज हुआ. अगर वो साइक्लिक प्रोसेस है तो इनपुट आउटपुट सेम हो जाएगा, यानी इनिशियल और फाइनल स्टेट उसकी बराबर हो जाएगी. चेंज इन इंटरनल एनर्जी उस केस में ज़ीरो हो जाएगी. तो हम ये कहेंगे कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट अमाउंट ऑफ जो वर्क हीट आपने दिया है वो कन्वर्ट होकर के वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी. तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए नेट अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर, या नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर. इसके बारे में हम लोगों ने बात किया. ओपन सिस्टम के लिए भी हम लोगों ने डिस्कशन किया. लेकिन अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि फर्स्ट लॉ ने ये तो बता दिया कि हीट का ट्रांसफ़र होता है वर्क में, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बताई उसने. जैसे सबसे पहला पॉइंट, द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दैट इट डज नॉट से एनीथिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. अगर हम बात करें कि डायरेक्शन कैसे होगी हीट की, तो उसके बारे में ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग को नहीं बताता है. होता क्या है, बेसिकली हमें पता है कि जो हीट है, अगर बॉडी है हमारे पास, अगर हमारे पास दो बॉडी, ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हीट अगर इनको कांटेक्ट किया जाए, इन कांटेक्ट में लाया जाए आपस में, तो होगा क्या, हीट हमेशा फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर को. अगर ए बी है तो ए बी कर देते हैं इसको. हीट हमेशा फ्लो करेगी हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी को. ऐसा कभी नहीं होगा कि हीट अपने आप बिना किसी एक्सटर्नल वर्क डन के या बिना किसी एडिशनल इफेक्ट के हीट बी से ए को जाए स्पॉन्टेनियसली. यानी अपने आप कभी भी हीट का फ्लो बी से ए को नहीं हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता, इसको फर्स्ट लॉ ने नहीं बताया. ठीक है, तो बेसिकली फर्स्ट लॉ ने हमें पहली चीज़ क्या नहीं बताई है कि फ्लो ऑफ हीट
कैसे होगा, किस कंडीशन में, किस टेम्परेचर से बॉडी को, किस टेम्परेचर के बॉडी को जाएगा, किस टेम्परेचर से बॉडी से किस टेम्परेचर को बॉडी को नहीं जाएगा, ये बेसिकली हमारी लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की, जो हमें नहीं पता चला। इसको हमने पता किया सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स में। दूसरी चीज़ देखते हैं, इट डज नॉट टेल द पॉसिबिलिटी ऑफ द प्रोसेस। अगर हम लोग पॉसिबिलिटी देखें प्रोसेस की, तो उसने ये तो कह दिया फर्स्ट लॉ ने, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ वर्क ट्रांसफर फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस। लेकिन अगर इसको हम थोड़ा सा और देखें तो हम लोग देखते हैं कि अगर सिंपली एक एग्जांपल ले हाथ का, ठीक है, तो अगर हाथ को हम रगड़ दें ऐसे करके, तो वर्क हम लोगों ने किया और वर्क का कन्वर्जन हो गया हीट में। कैसे हुआ आप देखेंगे, हल्का सा हाथ हमारा हीट अप हो जाएगा, टेम्परेचर उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हम लोग सर्दियों में भी हाथ को ऐसे इस तरीके से करते हैं ताकि हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट आपको मिल पाए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वर्क का कन्वर्जन हीट में हुआ, टेम्परेचर थोड़ा सा राइज कर गया, ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया, ठीक है, फर्स्ट लॉ ने कह दिया ओके। लेकिन अगर इसका रिवर्स देखें, अगर इस हाथ में हीट को हम दें तो क्या ये हाथ आपस में फिर से रगड़ने लगेगा अपने आप? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब कि अगर हम लोगों ने हाथ को रगड़ा है, वर्क किया है, तो उसका कन्वर्जन हीट में हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है। लेकिन इसका रिवर्स, अगर हम जो हीट निकली थी, इसका टेम्परेचर जो बढ़ा था, अपने आप टेम्परेचर बढ़ा दें, हम रिवर्स करें इसका, तो होगा क्या, ये अपने आप हाथ वर्क करने नहीं लगेगा, ठीक है, होगा क्या, ये प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया है कि वो प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। दूसरा एग्जांपल ले, अगर एक बुलेट का एग्जांपल ले हम लोग, तो अगर वो किसी वॉल पे अगर फायर किया जाता है तो कन्वर्जन होता है काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में। वहाँ पे जिस वॉल पे वो फायर किया जाएगा तो वहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा हीट अप हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है, कन्वर्जन हुआ काइनेटिक एनर्जी का हीट एनर्जी में। उल्टा अगर कर दें, रिवर्स अगर किया जाए, तो क्या पॉसिबल होगा? अगर उस बुलेट का या वॉल का टेम्परेचर हम बढ़ा दें जितना बढ़ा हुआ था काइनेटिक एनर्जी के चेंज होने की वजह से, तो क्या वो बुलेट फिर से निकल करके वापस आ जाएगी अपनी जगह? बिल्कुल नहीं आएगी। यानी पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ प्रोसेस की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में हमें नहीं बताता है फर्स्ट लॉ, इसके बारे में हमें कौन बताता है? सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा पॉइंट देखते हैं, इट डज नॉट टेल दैट व्हाई हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड फुल्ली इनटू वर्क। अगर हम लोग एग्जांपल लें हीट इंजन की, हम लोग देखते हैं कि 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है यूनिवर्स में किसी भी मशीन की, किसी भी डिवाइस की या इंजन की। यानी जो अमाउंट ऑफ हीट आप दे रहे हैं और जो अमाउंट ऑफ वर्क वो इंजन कर रहा है वो बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर ये इंजन है, अगर आपने Q अमाउंट ऑफ हीट दिया है तो W अमाउंट ऑफ वर्क इक्वल नहीं हो सकता है Q अमाउंट ऑफ हीट के। आउटपुट विल नेवर इक्वल टू इनपुट। अगर ऐसा होगा तो इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 100%, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। यानी हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क डन, सम अमाउंट ऑफ रिजेक्शन शुड बी देयर। और ये चीज़ नहीं बताता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये कौन बताता है? ये हमें बताता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर बॉल, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें, अगर बॉल को ऊपर से हम किसी हाइट से फेंकें तो वो रिटर्न होकर के कभी भी उतनी हाइट पे कभी नहीं आएगी, उसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा कम होता चला जाएगा आपस में, फिर आखिरी में वो आगे चली जाएगी। तो हम लोग देखते हैं इस तरीके से कि पूरी तरीके से एक कन्वर्जन हीट का वर्क में कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी का, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एंट्रोपी के कॉन्सेप्ट को भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है, जिसको हमें पता चलता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो इस तरीके से कुछ लिमिटेशंस हैं जिसको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में रिमूव किया गया है, और उसको कुछ आने वाली क्लासेस में हम लोग समझेंगे। थ्रॉटलिंग प्रोसेस,
थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है? इसका दूसरा नाम है आइजेंथैल्पिक प्रोसेस। यानी एग्जैक्टली होता क्या है? थ्रॉटलिंग प्रोसेस इन्वॉल्व द पैसेज ऑफ ए हायर प्रेशर फ्लूइड थ्रू अ नैरो कंस्ट्रक्शन। द इफेक्ट इज द रिडक्शन इन प्रेशर एंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम। होता क्या है? ये हमारा कोई कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग ले रखा है, ये वॉल्व है, इनपुट फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, यहाँ से फ्लो हो सकता है फ्लूइड का, ये एक वॉल्व लगा हुआ है। अगर वॉल्व फुल्ली क्लोज्ड है तो यहाँ से फ्लूइड का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, फ्लूइड यहाँ से नहीं निकल पाएगा। लेकिन अगर इस वॉल्व को थोड़ा सा खोल दें, थोड़ा सा ओपन कर दें, ओपनिंग थोड़ी सी रखें, तो होगा क्या? ठीक है, ये फ्लूइड, ये थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है। हो क्या रहा है? रिडक्शन इन प्रेशर एंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम। प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, यहाँ से कंपैरिजन करें यहाँ का तो प्रेशर काफ़ी अमाउंट में रिड्यूस होगा। एंड इंक्रीज इन वॉल्यूम, बहुत ही, अगर यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है और रिस्ट्रिक्शन से फ्लो किया है तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। दिस प्रोसेस, इन दिस प्रोसेस होगा क्या? इस प्रोसेस में, दिस प्रोसेस इज एडियाबैटिक। एडियाबैटिक का मतलब क्या है? यहाँ पे हीट का इंट्रैक्शन, हीट का इंट्रैक्शन सब सिस्टम और सराउंडिंग में नहीं हो रहा है। अगर हम लोग मान के चल सकते हैं डेल्टा क्यू की वैल्यू यहाँ पे 0 है। एडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट फ्लोज फ्रॉम एंड टू द सिस्टम, देयर इज नो हीट इंट्रैक्शन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, बट इट इज नॉट रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल नहीं, दिस इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। इट इज नॉट एन आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। आइजेंट्रोपिक प्रोसेस भी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि आइजेंट्रोपिक प्रोसेस में, आइजेंट्रोपिक प्रोसेस इज बेसिकली अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो अगर रिवर्सिबल नहीं है तो ये आइजेंट्रोपिक भी नहीं होगा, क्योंकि आइजेंट्रोपिक होने के लिए प्रोसेस का रिवर्सिबल होना जरूरी है। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज नोन एज आइजेंट्रोपिक प्रोसेस। यहाँ पे अब देखते हैं इस इक्वेशन को। ये फर्स्ट लॉ इक्वेशन है। इसमें क्या किया है? सेम लेवल, इनपुट आउटपुट, Z1 इज इक्वल टू Z2, तो ये एक टर्म हमारा 0 हो जाएगा। वेलोसिटी का इसमें कोई रोल नहीं है बेसिकली, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को भी हम लगभग 0 लेके चल सकते हैं। Wx की वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी तरीके का हीट वर्क ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। किसी भी तरह का हमें, जैसे टरबाइन रोटेशन के फॉर्म में हमें वर्क आउटपुट मिलता है, उसी तरीके से किसी भी तरह का ना ही हम वर्क इसको दे रहे हैं और ना ही हमें सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इससे मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं Wx की वैल्यू 0 है। Q की वैल्यू 0 है, क्योंकि हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 0। अगर ये वैल्यू 0 होगी, दैट मीन्स एंथैल्पी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू एंथैल्पी एट पॉइंट 2, यानी enthalpy of a system remain constant during throttling process. So इसका दूसरा भी कह सकते हैं, the process in which the enthalpy of a system remain constant is known as throttling process, या इसीलिए इसको कहते हैं आइजेंथैल्पिक। ठीक है, यानी एंथैल्पी जिस प्रोसेस में कांस्टेंट है उसे हम कहेंगे दिस इज आइजेंथैल्पिक प्रोसेस। तो यहाँ पे हमें H1 इज इक्वल टू H2 मिल गया। आगे चलते हैं। वाटर टरबाइन, आपको पता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन किया है इसके बारे में कि वाटर टरबाइन इज बेसिकली अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म। बेसिकली वाटर टरबाइन को हम हाइड्रोलिक टरबाइन भी कह सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है? सबसे पहले वाटर को काफ़ी हाइट पर स्टोर किया जाता है। डैम में हम लोग देखते हैं काफ़ी पानी भरा रहता है डैम के एक तरफ, ताकि वाटर को स्टोर किया जा सके एट वेरी हाई हाइट। इससे होगा क्या? जब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को काफ़ी हाइट तक स्टोर किया जाएगा तो एनर्जी हमारी स्टोर हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी mgh या mgz। मास g इज इक्वल 9.8 एंड z इज इक्वल टू हाइट। तो इस तरीके से देखते हैं यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर कर ली जाती है डैम के द्वारा
इन द फॉर्म ऑफ हाइट इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। और वो जब वाटर बहुत ही ज़्यादा हाइट से टरबाइन के ब्लेड के ऊपर फ्लो करता है, इम्पैक्ट होता है, और टरबाइन के ब्लेड अगर रोटेशन के लिए फ्री हैं तो टरबाइन के ब्लेड रोटेट करेंगे और उस रोटेशन का यूज़ हम लोग कर सकते हैं जनरेटर के इनपुट को रोटेट करवाने के लिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है। एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है क्या, बेसिकली ये टरबाइन ब्लेड्स हैं, टरबाइन ब्लेड्स हैं, ये शैफ्ट है, पानी को काफ़ी हाइट पे स्टोर किया गया है, दस द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वाटर जब बहुत ही ज़्यादा हाइट से इस ब्लेड पे गिरेगा तो होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी काइनेटिक एनर्जी में। किसकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन एनर्जी में। ये रोटेट करेगा यानी काइनेटिक एनर्जी चेंज, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। दैट मीन्स hydraulic turbine or water turbine is a device in which the potential energy of the water is converted into kinetic energy in the form of rotation of the blade। यानी ब्लेड के रोटेशन के फॉर्म में हमें जो एनर्जी मिल रही है वो हम यूज़ कर रहे हैं किस में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। कैसे ये रोटेशन मिला हमको, इसके ब्लेड के टरबाइन रोटेट किए, इसको कनेक्शन किया हमने कपलिंग के थ्रू जनरेटर में, और जनरेटर से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। इस तरीके से पावर जनरेशन होता है हाइड्रोलिक टरबाइन या वाटर टरबाइन से। तो यहाँ पर बेसिकली दिस इज वाटर टरबाइन। अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पे Z1 की वैल्यू ले रखी है, Z1 की वैल्यू रखी है, Z2 की वैल्यू सेंटर से डिफरेंस लेकर के हमने 0 मान रखा है, ठीक है, इसको ले सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है हमारी फर्स्ट लॉ इक्वेशन। यहाँ पर सारी चीज़ें नोन है, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, Q, W, ये सारे एक जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको Q की वैल्यू 0 है। हम लोग एक कंडीशन लेके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि वाटर टरबाइन में किसी भी तरह का अगर हीट इंट्रैक्शन नहीं हो रहा है, या हीट हम लोग बाहर से नहीं दे रहे हैं, या बाहर से हीट अंदर से हीट बाहर नहीं निकल रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे डेल्टा Q या Q की वैल्यू 0 है। अगर हो सकता है कभी कभी कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दे रखा है कि Q की वैल्यू भाई आपको कंसिडर करके चलना है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। तो डेल्टा Q की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 0 लेके चल रहे हैं। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, हमने इससे पहले भी डिस्कशन किया था। ये यहाँ पर 0 इसलिए लेके चल रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वाटर इनपुट पे है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो इंटरनल एनर्जी है MCVDT, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी हमारी 0। तो डेल्टा U की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि इनपुट पे आउटपुट पे टेम्परेचर हम ये मान के चले चेंज नहीं हो रहा है। V1 स्पेसिफिक वॉल्यूम हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कशन किया था कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई वाटर इनकम्प्रेसिबल है पहली चीज़, तो यानी वाटर को आप जितना भी प्रेशर क्रिएट कर लीजिए उसका वॉल्यूम जनरली चेंज नहीं होता है, वो कंप्रेस नहीं होता, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं दिस इज इनकम्प्रेसिबल, वाटर इज इनकम्प्रेसिबल, दैट मीन्स द स्पेसिफिक वॉल्यूम कैन बी टेकन एज कांस्टेंट विच इज इक्वल टू V। Z2 की वैल्यू रेफरेंस में लेकर के हम लोग चलते हैं कि जो वाटर हाइट, जो परफॉर्मेंस है टरबाइन की, वो इनपुट पे तो डिपेंड कर रही है हाइट पे। अब उसके बाद वाटर कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, परफॉर्मेंस डिपेंड नहीं कर रहा है कि टरबाइन आपकी कितने हाइट पे रखी है, कि कितना पानी जो निकलने वाला है आउटपुट का उसका एलिवेशन कितना है डेटम से, इस बात पे डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मान के चल रहे हैं Z2 की वैल्यू 0 है, या अगर हम लोग मान के चलेंगे सेंटर से अगर रेफरेंस लेके चलें तो वहाँ पर भी हम लोग कह सकते हैं कि Z1 को लेके चल रहे हैं और Z2 की वैल्यू 0 है हमारी। तो उन सारी कंडीशन को इक्वेशन में रखने के बाद जो हमारी इक्वेशन आ रही है वो कुछ ये आ रही है। W की वैल्यू वर्क डन हमको मिल रहा है, दैट इज पॉजिटिव। Q को हम लोग 0 लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पे Q का टर्म नहीं है, बाकी टर्म जो है वो हम लोगों ने लिख रखे हैं, दैट इज ये फाइनल इक्वेशन है आपकी टरबाइन के लिए। ओके, न्यूमेरिकल देखते हैं। अ टरबाइन ऑपरेटिंग अंडर
steady flow condition receives 4500 kilogram of steam per hour. The steam enters the turbine at a velocity of 2800 मीटर पर मिनट. स्टीम जिस वेलोसिटी से एंटर कर रही है वो गिवन है. Elevation of 5.5 and specific enthalpy of this, it leaves the turbine at a velocity of 5600 meter per minute and elevation of 1.5 meter, and then specific enthalpy, this heat losses from the turbine to the surrounding is given. Determine the power output of the turbine. आपको क्या निकालना है, सारी कंडीशन आपको दे रखा है. ठीक है, जो पहले दे रखी है चीज़ें उसको हम लोग देख लेते हैं. उसके बाद क्या करेंगे, जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव किया है, इक्वेशन जो हम लोगों ने दे रखा है उसमें सिंपली इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ रख करके हम लोग इसमें जो पावर आउटपुट हमें निकालना है वो हम निकाल लेंगे. जो वैल्यूज़ गिवन है हमारी, तो क्वांटिटी ऑफ द स्टीम सप्लाई टू टर्बाइन, एम की वैल्यू गिवन है, एम की वैल्यू आपके गिवन है किलोग्राम पर आवर 14500. Steam velocity at the entrance, basically 45. Steam velocity at the entrance to a turbine, ये भी हमारे गिवन है. C1 की वैल्यू 2800 मीटर पर मिनट. एलिवेशन आपका गिवन है, Z1 की वैल्यू गिवन है. स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ एंट्रेंस पे गिवन है 2800 किलो जूल पर केजी. स्टीम वेलोसिटी एट एग्जिट की वैल्यू गिवन है 5600. एलिवेशन एट एग्जिट इज गिवन 1.5 मीटर. Specific enthalpy at exit is given, this is given. Heat loss from the turbine to the surrounding, इतने amount of heat loss हो रहा है, यानी the heat is being rejected from the system. In that case Q की वैल्यू -16,000 किलो जूल पर आवर होगी, इसकी वैल्यू गिवन है. अब सिंपली क्या करना है, सिंपली सारी चीज़ें हमारी गिवन है, इन सब की कंडीशन जो भी हमारी चीज़ें गिवन है उन सबको फर्स्ट लॉ इक्वेशन में रखेंगे, कुछ रीअरेंज करेंगे, सिंपली कैलकुलेट करेंगे और उसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे. क्या किया गया यहाँ पे, सारी वैल्यूज़ को रख करके W जो अननोन है उसको एक तरफ, फिर कैलकुलेशन ये सारी कर रखी है. यहाँ पे एक चीज़ और जानने वाली है कि यहाँ पर 1000 से डिवाइड किया गया, इसको हमने पहले भी डिस्कशन किया था. ये हम तब करेंगे, यहाँ पर H की वैल्यू आप देख सकते हैं, H की वैल्यू H2 की वैल्यू 2300, H1 की वैल्यू 2800 किलो जूल पर केजी में दे रखा है, किलो जूल पर केजी में दे रखा है. यानी आपको सारे जो पार्ट्स हैं उनकी डायमेंशन आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा. इसीलिए यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया गया है, क्योंकि हाफ C² में जो डायमेंशन होगी उसकी वो किलो में नहीं होगी. या तो किलो के फॉर्म में उसको चेंज कर लीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए. स्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए भी आप 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि वहाँ पर भी वैल्यू 1 किलो के फॉर्म में नहीं दे रखी थी. सिंपली सबकी वैल्यूज़ बराबर करके W की वैल्यू हमारी निकल आई है 633. कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर होगा 633.44 किलोवाट. इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि वर्क आउटपुट कितना आया विद द गिवन कंडीशन. एक और न्यूमेरिकल देखते हैं. द वर्किंग फ्लूइड इन ए स्टडी फ्लो प्रोसेस फ्लोज एट अ रेट ऑफ 220 किलोग्राम पर मिनट. द फ्लूइड रिजेक्ट 100 किलोजूल per second passing through system. The condition of the fluid at the inlet and the outlet is given C1, P1, U1, V1, small v1, C2, P2, U2, small v2. The suffix 1 indicate the condition at inlet and 2 indicate at outlet condition of the system. Determine the power capacity of the system in megawatt and change in potential energy may be neglected. यानी पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लेक्ट किया जा सकता है और पावर कैपेसिटी आपको निकालनी है.
ये सिंपली सिस्टम दे रखा है, 1 पे कंडीशन दे रखी है, 2 पे कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट लॉ की इक्वेशन लगाएंगे और सिंपली जो कंडीशन दे रखी है उसमें लगा करके कैलकुलेट कर लेंगे जो हम लोगों ने इक्वेशन डिराइव की थी। यहाँ पे वेलोसिटी C1 की वैल्यू दे रखी है, प्रेशर की वैल्यू दे रखा है, इंटरनल एनर्जी दे रखी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है। पॉइंट 2 पे वेलोसिटी हमारी गिवन थी 140 मीटर पर सेकेंड, प्रेशर की वैल्यू गिवन है 1.2 बार, पावर को चेंज करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे 10⁵ से मल्टीप्लाई किया गया। इंटरनल एनर्जी 1400 दे रखा है किलो जूल पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू दे रखी है 1.3 मीटर क्यूब पर केजी, हीट रिजेक्टेड बाय द फ्लूइड किलो जूल 100 किलो जूल पर केजी, ये भी वैल्यू आपको दे रखी है। क्या करेंगे, सिंपली ये इक्वेशन है हमारे पास, ये जनरल इक्वेशन है बेसिकली, जो इसी इक्वेशन को बेसिकली हम लोगों ने देखा था इससे पहले, m के फॉर्म में, मास के फॉर्म में दे रखा है। इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी, Q सेम 2 पॉइंट के लिए, इंटरनल एनर्जी, प्रेशर, वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन। नेगेटिव साइन फॉर Q के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लेके चल रहे हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में गिवन है द सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम। अगर किसी भी सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रही है तो उसके लिए हम लोगों को Q की वैल्यू नेगेटिव लेके चलना है। अगर ये क्वेश्चन में दे रखा होता कि हीट एडिशन हो रहा है किसी भी कारण, किसी भी वजह से, तो वहाँ पर हीट का एडिशन होगा, तो उस केस में प्लस पॉजिटिव वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। एंड पॉजिटिव साइन ऑफ द W एज अ सिस्टम डेवलप वर्क, W की वैल्यू पॉजिटिव लेके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये कंडीशन है, देखिए वर्क डिटरमाइन द पावर कैपेसिटी ऑफ द वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर W की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं क्योंकि सिस्टम डेवलप वर्क, ठीक है, क्योंकि द सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क इज बीइंग डेवलप बाय द सिस्टम। अगर मान के चलिए अगर आपको वर्क निकालना ही है, अगर वो मान लीजिए बाई चांस बाद में नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो वर्क कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि हमें जो कैलकुलेट करने वाली चीज़ें हमें पता तो है नहीं, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है। पहले अगर पॉजिटिव लेके चलेंगे, बाद में अगर नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वो एनर्जी प्रोडक्शन डिवाइस नहीं है, बेसिकली सॉरी वर्क प्रोडक्शन डिवाइस नहीं है, वर्क कंज्यूमेबल डिवाइस, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें निकालना है वर्क आउटपुट, तो वो डिपेंड करेगा, आप उसकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख लेंगे। तो W की वैल्यू सिमिलरली सारी कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे Z1 Z2 की वैल्यू 0 ले रखी है, पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 0। यहाँ पे सेम सबको एक तरफ करके W की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, आएगी 2.4718 मेगावाट। इसी तरह सेंट्रीफ्यूगल पंप इसके लिए बात कर लेते हैं। 50 किलोग्राम ऑफ वाटर पर सेकेंड, द इनलेट एंड आउटलेट प्रेशर गिवन है, सक्शन इज 2.2 मीटर बिलो द सेंटर ऑफ द पंप, डिलीवर्स 8.5 मीटर अबव द सेंटर ऑफ द पंप, सक्शन एंड डिलीवरी पाइप डायमीटर इज गिवन, डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर पंप। जैसे क्वेश्चन गिवन है, इसके बारे में ऐसे क्वेश्चन और भी हम लोग लगा चुके हैं। 8.5 गिवन है तो 8.5 लिख रखा, 2.2 गिवन है वो भी लिख रखा है, पंप है, इलेक्ट्रिक मोटर कनेक्टेड है, वर्क आउटपुट आप दे रहे हैं, यानी वर्क इज बीइंग गिवन टू द सिस्टम। सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात कर रहे हैं हम लोग। जो कंडीशन आपके हमारे पास दे रखी है क्वेश्चन में, वो लिख रखा है हम लोगों ने, जो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट लॉ इक्वेशन जो हम लोगों ने पहले देखा था, सिंपली इसमें सारी वैल्यूज रख करके कैलकुलेट करके V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि वाटर हमारा इनकम्प्रेसिबल है, उस केस में V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V की वैल्यू 1/1000 करेंगे, क्योंकि ये डेंसिटी का रिवर्स होगा, 1 डेंसिटी होगा, डेंसिटी की वैल्यू हमें पता है 1000 होती है, इसकी वैल्यू फिर मास अगर देखिए उसकी वैल्यू, तो ये आया है एरिया इंटू वेलोसिटी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम कट जाएगा तो मास अपॉन
टाइम यानी मास फ्लो रेट की बेसिकली हमकी ये वैल्यू हमारी मिल जाएगी, और फिर जिससे C1 C2 की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पर रख करके हम लोग सिंपली W की वैल्यू निकाल लेंगे एक क्वेश्चन से जो हम लोगों ने डिराइव किया था। इस तरीके से हमारा जो आंसर है 22.2 किलोवाट आ जाएगा, जो रिक्वायरमेंट थी हमारी क्वेश्चन की। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि टरबाइन या फर्स्ट लॉ इक्वेशन और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस तरीके से यूज़फुल है हमारी डेली लाइफ में, इंडस्ट्रियल लेवल पे सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कशन किया, कुछ न्यूमेरिकल लगाए। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आगे अपने आगे के सेशन जब होंगे हम लोग के। ओके, नमस्कार।